जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। जय बोलिए श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो। हम सभी लोग तत्वा सूत्र का आज 43वां कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब तक आपकी 42 कक्षाएं हो चुकी हैं और आज 29 नवंबर 2020 चतुर्दशी का आज दिन है। तीसरा अध्याय चल रहा है। आपके अब तक 10 सूत्र कल तक की कक्षा में हो गए थे। 3 लोक का वर्णन चल रहा है, कितना ऊंचा है, कितना गहरा है, चारों दिशाओं में क्या क्या उसका आकार है। अधोलोक हमने देखा, फिर अब मध्यलोक के वर्णन में जम्बूद्वीप की चर्चा कल से प्रारंभ हुई थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे और अब तक के जो 10 सूत्र किए हैं उनको वाचन करेंगे, जिससे वो धीरे धीरे हमें याद भी हों। सभी लोग हाथ जोड़ के एक साथ बोलेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। अब सभी लोग तीसरे अध्याय के सूत्र निकाल लेंगे और साथ साथ संस्कृत में उच्चारण करेंगे। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधो अध तासु 30 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोदीरित दुखा संक्लिष्टा असुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थया तेष्वैक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः द्विद्विविष्कम्भा पूर्वपरिक्षेपणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हेमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। इस प्रकार से हमने 10 सूत्र अब तक की पिछली कक्षाओं में किए। हम अब जल्दी से कल की कक्षा में जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे। कल हमने जम्बूद्वीप की चर्चा प्रारंभ की थी। जम्बूद्वीप को प्रारंभ करने से पहले परसों हमने देखा था कि किस प्रकार से जो मध्य लोक है एक राजू का, उसके मध्य में सुमेरु पर्वत है, उसको चारों ओर से घेरे हुए जम्बूद्वीप है और उसके चारों ओर से घेरे हुए लवण समुद्र है
और उसको चारों ओर से घेरे हुए घातकी खंड द्वीप है। उसको भी चारों ओर से घेरे हुए कालोदधी समुद्र है। उसको चारों ओर से घेरे हुए पुष्कर द्वीप है। इस प्रकार से द्वीप समुद्र फिर द्वीप फिर समुद्र, एक के बाद एक के बाद एक इस मध्य लोक में जो एक राजू तक पृथ्वी है वहाँ तक लगातार चलते चले जाते। और एक विशेषता और है कि प्रत्येक द्वीप या समुद्र अपने पिछले वाले द्वीप या समुद्र से दुगना दुगना विस्तार वाला है चारों दिशाओं में। यानी कि बीच में जैसे जम्मू द्वीप हमने देखा, तो उसके बाद वाला जो समुद्र है वो चारों दिशाओं में उसका दुगना है। जम्मू द्वीप का व्यास आचार्य महाराज ने सूत्र में बताया कि 1,00,000 योजन का है। तो उसके बाहर वाला जो समुद्र हुआ लवण समुद्र, वो चारों दिशाओं में कितना होगा? 2,00,000 योजन का। जम्मू द्वीप को क्या बोला? वृत्तो, यानी कि वृत्त के आकार का है। यानी हमने वृत्त से क्या निकाला? थाली के आकार का, यानी कि बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं है, जैसा कि रिक्त स्थान लवण समुद्र में है। लवण समुद्र में क्यों रिक्त स्थान आया? कि बीच में जम्मू द्वीप अलग हो गया, तो बाहर का जो हिस्सा है चारों तरफ जैसे चूड़ी होती है, उसके लिए शब्द क्या प्रयोग किया? वलयाकृतयः, यानी चूड़ी जैसा क्या है? लवण समुद्र। उसके बाहर जो बाद वाला द्वीप आएगा आपका घातकी खंड द्वीप, वो भी चूड़ी जैसा होगा। उसके बाद जो समुद्र आएगा कालोदधी समुद्र, वो भी चूड़ी जैसा होगा। मात्र एक चीज़ जो वृत्त के आकार की है वो कौन सी है? जो मध्य वाला है वो कौन सा है? जम्मू द्वीप है। ठीक है, ऐसे करके एक के बाद एक बढ़ते चले जाते हैं, पिछले वाले से दूने दूने विस्तार के होते चले जाते हैं। अंत में जाके हमने देखा जब एक राजू की पृथ्वी खत्म होगी तो वो लास्ट में जाकर कुछ कोने पे चारों तरफ भूमि शेष रह जाएगी। उस भूमि का नाम आचार्य महाराज ने शास्त्रों में क्या बताया? चतुष्कोण भूमि, यानी कि चारों कोनों पे थोड़ा थोड़ा सा भूमि है और क्या है? चतुष्कोण है। वहाँ पर पृथ्वी का एक जीव रहते हैं, यानी कि पृथ्वी का एक रहती है। और उसके अंदर जो फिर भूमि से पहले ठीक समुद्र आया उसका नाम आता है स्वयं भूर्मण समुद्र। उस समुद्र से ठीक पहले जो द्वीप आता है उसका नाम आता है स्वयं भूर्मण द्वीप। ठीक है, तो उसके पीछे पीछे फिर अगर उल्टा चलेंगे तो आधा आधा होता चला जाएगा। और अगर स्टार्टिंग से जम्मू द्वीप से चलेंगे तो दूना दूना होता चला जाएगा। 2 का आधा क्या हो गया? 1। 4 का आधा क्या हो गया? 2। 8 का आधा 4। तो ऐसे ही लास्ट से अगर चलेंगे एक राजू से तो पिछला वाला कितना हो जाएगा? आधे राजू का। उससे पिछला कितना हो जाएगा? 1/4 राजू का। राजू में देखना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि योजन इतने ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे आधे आधे होते चले जाएंगे बाहर से चलेंगे तो, और अंदर से अगर जम्मू द्वीप से तुलना करेंगे तो दूने दूने होते चले जाएंगे जो द्वीप समुद्र हैं। क्या सूत्र में बोला? तन मध्य मेरु नाभिवृत्तो। अब उन सब द्वीप समुद्रों के सबसे मध्य में क्या है? एक सुमेरु नाम का पर्वत है जिसका पूरा नाम सुदर्शन मेरु होता है। और वृत्त के आकार का जम्मू द्वीप है जो कितने योजन का है? 100 सहस्त्र विष्कंभो, यानी 100 माने 100, सहस्त्र माने 1000, विष्कंभो माने विस्तार वाला या व्यास वाला है। क्या है? जम्मू द्वीप। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने देखा। उसके बाद हमने सूत्र किया था कल, योजन भी आपको समझ में आया था। योजन की हमने परसों चर्चा करी थी कि जो योजन होता है वो 4 कोस का होता है, जो नॉर्मली सामान्य रूप से होता है। परंतु हमें जब 3 लोक के बारे में वर्णन पढ़ना है जिन शास्त्रों के आधार से, तो वहाँ पर क्या है? योजन को महायोजन लिया जाता है। क्यों?
क्योंकि ये सब अकृत्रिम रचनाएं हैं। कृत्रिम मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल, यानी कि जिसको किसी ने बनाया है। अब चाहे वो मनुष्यों ने बनाया हो, या वो देवों ने बनाया हो, या नारकियों ने बनाया हो, या त्रियंचों ने बनाया हो, किसी ने भी अगर कोई रचना बनाई है तो वहाँ पर अगर योजन शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वो छोटा वाला योजन यानी 4 कोस का लेंगे। और कोई रचना ऐसी है जो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगी, यानी न उसको किसी देवों ने बनाया, न किसी भगवान ने बनाया, न किसी मनुष्य ने इत्यादि ने बनाया। जैसे कि अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उनकी जब हम गणना करेंगे कि उनकी प्रतिमाएं कितनी ऊंची हैं, अकृत्रिम चैत्यालयों के भवन कितने बड़े हैं, या जब हम 3 लोक में जम्मू द्वीप की, 3 लोक में स्वर्ग नरकों की कितनी ऊंचाई है ना, और वहाँ पर जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे जम्मू द्वीप हो या सुमेरु पर्वत हो या फिर आगे आगे के द्वीप समुद्र हो, कुछ भी रचनाएं इस प्रकार सी हैं, वो सब किस में आएंगी? महायोजन में। और 1 योजन की तुलना में महायोजन 500 गुना बड़ा होता है। भले ही वहाँ पर जरूरी नहीं है हर जगह महायोजन शब्द का प्रयोग हो, मात्र योजन शब्द भी लिखा हो, लेकिन अगर हम अकृत्रिम रचना के बारे में पढ़ रहे हैं तो सीधे सीधे हम क्या लेंगे? 500 गुना लेंगे। तो 500 गुना जब 4 कोस को लिया था तो कितने हो गया? 2000 कोस। 4 गुणा 500। फिर 1 कोस में जो आचार्य महाराज नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने और करणी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी ने जो त्रिलोक सार आदि ग्रंथों की रचना करी, त्रिलोक प्रणति ग्रंथों की, वहाँ उनके आधार से जो वर्तमान समय में तुलना की गई, तो अब सभी लोग किलोमीटर, मील इत्यादि शब्दों को समझते हैं। तो वहाँ कितना लिया? 2 मील का 1 कोस होता है, तो वो कितना हो जाएगा? 500 गुना सीधे सीधे है। 1 कोस में 2 मील होते हैं, तो उसको भी अब हम 500 गुना कर देंगे, क्योंकि ऊपर से हम योजन लेके चल रहे हैं। तो 2000 कोस को अब हम 2 मील से गुणा करेंगे। उसके बाद 1 मील में 1.5 किलोमीटर मोटा मोटा होते हैं, और अगर एग्जैक्ट निकालते हैं तो 1.6 किलोमीटर आते हैं, है ना। कई बार बोलने में आ जाता है कि 1.5 गुना, लेकिन एग्जैक्ट कितने होते हैं? 1.6 होते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करके आगे इसकी निकालते हैं तो 1 महायोजन में, यानी कि 1 योजन जो अकृत्रिम वाला है, 6400 किलोमीटर आ जाते हैं। अब जब हम कई बार पढ़ते हैं कि समोसरण 12 योजन का लगा, है ना, महावीर भगवान का यहाँ लगा, पावापुर पे लगा तो इतने योजन का था। तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर उस 12 योजन को हम 6400 से गुणा कर देंगे तो भारत देश की भी सीमा कितनी है? जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लगभग 6000 किलोमीटर है। तो अब आप 12 से अगर उसको गुणा कर देंगे तो आप कहेंगे इतना बड़ा समोसरण लगा। नहीं, समोसरण कृत्रिम रचना है या अकृत्रिम है? बताइए आप लोग। क्योंकि उसको देवों ने बनाया है, कुछ समय बाद वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो वहाँ पर हमें महायोजन नहीं लेना। वहाँ कितना लेना है? हमें योजन ही लेना है, 4 कोस वाला। तो वहाँ जो बनेगा 4 कोस से हम लेंगे तो 1 योजन कितना बन जाएगा? 2 मील गुणा 1.6 कर देंगे, है ना, और 4 से गुणा कर देंगे तो उतना ही छोटा सा बनेगा। तो वहाँ पर हमारा जो योजन बनता है वो छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब भी हम ज्योतिष देवों की बात करेंगे, अभी अगले अध्यायों में पृथ्वी की बात करेंगे, सूर्य, चंद्रमा, उपग्रह, ग्रह कितने बड़े हैं, वहाँ पे सब जगह हमें महायोजन लेना है, और जो कृत्रिम रचनाएं हैं वहाँ पर योजन लेना है। ठीक है, अब जितना बड़ा जम्मू द्वीप था हमने देखा, उतना ही बड़ा हमारा जो नाभि में सुमेरु पर्वत है वो भी जम्मू द्वीप जितना ही ऊंचा है। बस फर्क कितना है कि उसमें एक एक्स्ट्रा 40 योजन की चूलिका है। तो कितना बन गया सुमेरु पर्वत? 1,40,000 योजन। 40,000 नहीं है, कितना है? 1,40,000
40 योजन की चूलिका, जो चूलिका को आप चोटी कह सकते हैं, शिखर कह सकते हैं। और वहाँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 1000 योजन वो ज़मीन के नीचे होता है, 99,040 योजन वो ज़मीन के ऊपर होता है, क्योंकि इतना बड़ा पर्वत है तो नीचे उसको नींव या आधार की भी ज़रूरत होती है। उसके बाद हमने 10वां सूत्र कल किया, उसमें हमने क्या देखा, ये जो जम्मू द्वीप है गोल थोड़ा छोटा बन गया है, आज बड़े रूप में इसको दोबारा से बनाएंगे। हमने एक उदाहरण के माध्यम से देखा कि एक वृत्त के आकार में अगर एक रेखा खींची जाती है तो एक रेखा से इससे कितने बने, उसके भाग कितने हुए, 2 भाग हुए। 2 रेखा खींची तो भाग कितने हुए, 3। इस प्रकार से ही अगर 6 रेखा खींचते हैं तो भाग 12 नहीं होते, कितने होते हैं। बहुत बार एकदम से आता है कि 6 पर्वत तो 12 हिस्से हो जाएंगे, नहीं, आपको उदाहरण से समझना है कि 6 अगर हम लाइन बनाएंगे तो 6 तो हिस्से कितने बनेंगे, 7 बनेंगे, ना कि 12। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो इसलिए इस सूत्र में क्या बताया कि जम्मू द्वीप के 7 भाग होते हैं, और वो भाग किसके द्वारा होते हैं, इन रेखाओं के द्वारा। उन रेखाओं को क्या नाम देंगे, आज के 11वें सूत्र में पढ़ेंगे। उन रेखाओं को बोलेंगे पर्वत। बीच में क्या है इस जम्मू द्वीप में, 6 पर्वत। पर्वत कितने हो जाएंगे, 6, और भाग कितने हो जाएंगे, 7। तो उन 7 भागों के नाम दिए हैं। हम लोग रोज शांतिधारा इत्यादि में इन क्षेत्रों के नाम बोलते हैं, है ना। अभी नदियों के भी नाम आएंगे, वो नदियों के भी नाम हम बोलते हैं। ये सब कैसे हैं, पहले ही आचार्य महाराज ने कह दिया कि ये जितने भी द्वीप समुद्र हैं शुभ ना मानो, और उनके अंदर जितने भी क्षेत्र हैं ये सब शुभ हैं। इसीलिए जब हम शांतिधारा में या हम जब प्रतिदिन भगवान का, जिन भगवान का अभिषेक करते हैं तो जल की शुद्धि करते हैं, तो जो मंत्र इत्यादि पढ़ते हैं वहाँ इन सब क्षेत्रों के नाम, नदियों के नाम, जम्मू द्वीप इत्यादि के नाम हम लेते हैं कि वहाँ का जल जो शुभ नाम वाला जल है वो सब बहुत ही पवित्र और शुद्ध जल है, उनको हम आह्वान करते हैं। तो ये क्या नाम है, सभी शुभ नाम हैं। और यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र हैं। क्या क्षेत्र हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ। हमने देखा था ये बोर्ड में, आप ऐसा मत समझिए कि नीचे वाला हिस्सा, यानी कि हम खड़े हैं तो नीचे दक्षिण है, ऐसा नहीं है। नीचे और ऊपर दक्षिण नहीं है। दक्षिण उत्तर कहाँ होते हैं, इस प्रकार से, है ना। यानी कि जैसे आप कंपास आप लेते हैं, आजकल तो सबके पास मोबाइल आ गया है, तो मोबाइल में भी कंपास होता है। पहले एक निडल वाले कंपास आया करते थे, तो उसमें हमेशा नॉर्थ की तरफ, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ उसकी सुई जाती है। तो नॉर्थ की तरफ क्या होगा, हमारा ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि ऐरावत क्षेत्र की तरफ। और जो नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन का हिस्सा होगा वो क्या बोलते हैं, साउथ, यानी दक्षिण वाला। यानी कि उधर जो दक्षिण का हिस्सा है वो कौन सी जगह बनेगी, भरत क्षेत्र। और वहाँ से अभी हम कहाँ पर हैं, हम कई बार बता चुके हैं, हम कहाँ पर हैं, जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में हैं। और 3 लोक में हम कहाँ पर हैं, मध्य लोक में हैं। बीच में बिल्कुल ऊपर से नीचे देखेंगे तो ऊपर 7 राजू पे सिद्धिशिला है, और नीचे 7 राजू और चले जाएंगे तो 7वां नरक आ जाएगा, जो उसकी नीचे की जो 3 लोक का अंत आ जाएगा। और ऐसे देखेंगे तो हम कहाँ पर हैं, दक्षिण में हैं। उत्तर में चलेंगे तो क्या चलेंगे, धीरे 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 हेमवत आएगा, फिर हरि आएगा, फिर विधेय आएगा, फिर रम्यक आएगा, फिर हिरण्यवत आएगा, और फिर अंत में ऐरावत क्षेत्र आएगा। इन सब के मध्य में यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर जो बिंदी बनाई, नाभि। किसके लिए नाभि बोला था, मुदर्शन मेरु। ये जो बीच में आएगा यहाँ पर नाभि के समान, ये जम्मू द्वीप है ना, जम्मू द्वीप की नाभि के समान क्या आ जाएगा, सुदर्शन मेरु पर्वत, जिस पर पांडुक शिला हम बोलते हैं। हम भगवान का अभिषेक प्रतिदिन मंदिर में करते हैं, तो पांडुक शिला जो एक्चुअल में है, जो अकृत्रिम है, वो कहाँ पर है,
इस सुदर्शन मेरु पर्वत पर है। हम मंदिरों में पंच मेरु विराजमान करते हैं, वो सबका वर्णन आएगा। तो हम भाव से उनकी कॉपी बना के यहाँ पे रखते हैं, चाहे चांदी की बनाए, सोने की बनाए, पीतल की बनाए, धातु की बनाए, किसी की भी बनाए, वो क्या हैं, उनके मॉडल होते हैं। लेकिन वास्तव में जो सुमेरु पर्वत है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब आप लगाइए, ये सबका व्यास यहाँ से यहाँ तक कितना था, यहाँ से यहाँ तक व्यास हमने देखा था कल, शत सहस्त्र विश्वकंभो, 1,00,000 योजन का। और बीच में जो केंद्र बिंदु होता है वो व्यास का कहाँ पर होता है, ठीक मध्य में होता है। तो यहाँ तक क्या हो जाएगी रेखा, ये कितनी बैठेगी, आधी। तो 1,00,000 का आधा कितना होता है, 50,000। अब ये कृत्रिम रचना है या अकृत्रिम है, अकृत्रिम है। तो 50,000 को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 6,400 से। अगर हम किलोमीटर में निकालते हैं तो 32 करोड़ किलोमीटर अगर आप यहाँ से भरत क्षेत्र से जाएंगे तो आपको सुमेरु पर्वत के दर्शन हो जाएंगे। किस दिशा में जाना होगा, किस दिशा, उत्तर दिशा में, ठीक है। दक्षिण में हम हैं तो दक्षिण से उत्तर की तरफ हम जाएंगे। पिछले सूत्र में हमने क्या देखा कि इसके बाहर क्या है, कौन सा समुद्र है, लवण समुद्र। तो अब अगर हम नीचे दक्षिण की तरफ थोड़ा सा और जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, लवण समुद्र में पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन लवण समुद्र तक हम अभी वर्तमान साधनों से इतना नज़दीक भी नहीं जा पाते, क्योंकि अभी क्या है, वर्तमान में इस काल में हम ईंधन वाले वाहनों का प्रयोग करते हैं। तो उसकी वजह से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते या पहुँच के वापस नहीं आ पाते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी आगे आएगा कि ये एक दीवार जैसी संरचना बहुत बड़ी होती है जो जम्मू द्वीप के अंत में है, जहाँ इसको दीवार को क्या बोला, आगे के सूत्रों में आएगा, जगती। क्या बोलते हैं इसे, आपको जो चार्ट मिला है आपकी पुस्तक में वहाँ लिखा भी है, ये जो दीवार बनी हुई है डैश 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 चारों तरफ, ये दीवार डैश 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 आपको दिखाई दे रही है इस चार्ट में, इस दीवार को क्या बोला, जगती बोला जाता है, ठीक है। यहाँ लिखा भी होगा कहीं, हाँ यहाँ पर सीधे हाथ पे देवारण्य वन के नीचे लिखा है आपके चार्ट में, इस दीवार को जगती बोलते हैं। और उसके पार फिर लवण समुद्र प्रारंभ हो जाता है। अभी हम जो वर्तमान युग में देखते हैं कि नीचे जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप बोला जाता है, तो वहाँ उसके भी पार जाके लवण समुद्र प्रारंभ होगा, वहाँ तक तो लोग जा सकते हैं, गए भी हुए हैं। तो उसके आगे जाके सीधे चलते चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये जगती की सीमा आ जाएगी और फिर उसके बाहर लवण समुद्र आ जाएगा। परंतु क्या है कि अभी हम लोग ज़्यादा लोग वहाँ जाते नहीं हैं, तो इसलिए हमें जानकारी उसके बारे में कम है। और दूसरा क्या है कि वर्तमान में जो विज्ञान ने जो भ्रांतियाँ फैलाई हुई हैं कि अंटार्कटिका तक ही पृथ्वी है, उसके बाद पृथ्वी खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। उसके बाद समुद्र प्रारंभ हो जाते हैं जो लवण समुद्र हैं, और वो 2,00,000 योजन तक जाएगा, यानी कि 64 करोड़ का भी इधर से 128 करोड़ किलोमीटर आप इधर जाएंगे। जम्मू द्वीप के डबल था ना इधर से, तो ये 64 करोड़ किलोमीटर है। तो नीचे अगर इसका भी डबल आप नीचे जाएंगे तो लवण समुद्र आएगा, फिर उसके बाद फिर से द्वीप प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से आगे आगे विद्याधर इत्यादि जो देव भी जा सकते हैं और मनुष्यों में विद्याधर भी जा सकते हैं, या रिद्धियों से या विद्याओं के माध्यम से अन्य मनुष्य भी वहाँ पर जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, हमने परसों के सूत्र में बताया था कि मानुषोत्तर पर्वत तक मनुष्य जा सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, ऐसा कोई विरोध नहीं है कि वहाँ जाके हमें प्राणवायु जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिलेगी, है ना, वो सब मिलेगी। कहाँ तक मिलेगी आपको, आपका जीवन मानुषोत्तर पर्वत तक आप जीवित रह सकते हैं। और ऊंचाई में देखेंगे तो कहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सुमेरु पर्वत तक की ऊंचाई तक मनुष्य जा सकते हैं अपनी अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसका दूसरा नाम क्या लिखा है, वर्षा क्षेत्राणी, यानी कि इसको
वर्षा क्षेत्र कहते हैं। ये जो 7 विभाग किए इनको हमेशा आपको याद रखना है। भरत, हेमवत, हरि विदे रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्योंकि ये गोल संरचना है तो लगभग आपको समझ में आ रहा होगा कि नीचे वाला जो हिस्सा है लगभग वैसा ही ऊपर वाला है। यानी कि भरत और ऐरावत एक जैसे हैं, दोनों जगह समय काल एक जैसा चलता है। ये जो तिथि आज चल रही है यहाँ पर, कहाँ पर चल रही है? ये भरत क्षेत्र में। तो यही तिथि यहाँ पर भी चल रही होगी। यानी कि ये तो हमने इंग्लिश में बनाई हुई है। अगर सूर्य चंद्रमा के हिसाब से अगर जो तिथि देखेंगे, जो समय की गणना चल रही होगी, कितने बजे सूर्य निकला, कितने बजे छुपा, वो सारा की सारा सिस्टम, जो मौसम यहाँ पर अभी शीत ऋतु चल रही है तो वहाँ पर भी वैसा ही मौसम चल रहा होगा। जो तिथियाँ जैसे अष्टानिका पर्व का आज अंतिम दिन है, आज 29 तारीख को 14 को यहाँ पर अष्टानिका पर्व चल रहा है, तो वहाँ पर भी चलेगा, वो सब जगह चलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मनुष्य हैं वैसे वहाँ पर मनुष्य रहेंगे सभी की। जैसे यहाँ पर आयु चल रही है वैसे वहाँ ही चलेगी। जैसे दिन रात का यहाँ पर है, सब सिस्टम भरत और ऐरावत में सेम चलेगा। ऐसे ही हेमवत में और हैरण्यवत एक जैसे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हरि और रम्यक एक जैसे हैं, एरिया वाइज सब कुछ। और यहाँ पर विधेय तो बीच में आ गया। तो विधेय क्षेत्र में हम बार बार बोलते हैं, रोज हम अर्घ चढ़ाते हैं विधेय क्षेत्रों के 20 तीर्थंकरों का, है ना। बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि 24 तीर्थंकर थे तो ये 20 कहाँ से आ गए। 20 वहाँ पर अभी वर्तमान में हैं। सीबंदर स्वामी इत्यादि 20 तीर्थंकर हैं जो वर्तमान में वहाँ पर अभी उनके प्रतिदिन समूहशरण लग रहे हैं, है ना। देव इत्यादि वहाँ पर आ रहे हैं और अन्य मनुष्य भी उन समूहशरण में बैठते हैं। तो वर्तमान में वो अरिहंत अवस्था में हैं, अभी वो सिद्ध नहीं बने, है ना। तो इसीलिए हम उनके वंदना करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं। तो वो क्षेत्र कहाँ पर है? विधेय क्षेत्र वो यहाँ पर है, इसी जम्मू द्वीप में अभी जो विधेय क्षेत्र है हमारे सबसे नज़दीक। और इसी प्रकार से हम अभी आगे के सूत्रों में देखेंगे कि लवण समुद्र के बाहर भी जो घातकी खंड है उसमें भी ऐसी ही रचना है, वहाँ पर भी इसी प्रकार से ये 7 क्षेत्र हैं। वहाँ पर भी विधेय क्षेत्र है, वहाँ पर भी तीर्थंकर इत्यादि हैं। सारे की सारे केवली भगवान तीर्थंकर हैं और उनके अलावा अन्य केवली भी हैं। हमने पहले भी कई बार उदाहरण में देखा है कि आज भी प्रतिदिन लगभग ऑन एन एवरेज 3 से 4 जीव मोक्ष जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि 6 महीने 8 समय में 608 जीव अनादिकाल से मोक्ष जाते हैं। कितने महीने में? और समय हमने देखा था सेकंड का भी असंख्यात्मा भाग। तो 8 समय कितने सेकंड के हुए? 1 सेकंड के अंदर ही आ गए वो 8 समय भी, है ना। क्योंकि 1 सेकंड का असंख्यात्मा भाग 1 समय था। तो 6 महीने 8 समय, यानी कि 6 महीने और 1 सेकंड के असंख्यात्वें भाग में कितने जीव मोक्ष जा रहे हैं? 608। 6 महीने में दिन कितने हुए? अगर मोटा मोटा एवरेज लगाएं तो 30 से गुणा करें तो कितने बने? 180 दिन में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं। तो प्रतिदिन का एवरेज कितना निकला? लगभग 3-4 जीव ऑन एन एवरेज प्रतिदिन। कभी ज़्यादा चले जाएंगे किसी दिन, कभी किसी दिन कम जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एवरेज हम निकाल रहे हैं। तो 4 जीव लगभग प्रतिदिन मोक्ष जा रहे हैं। तो कहाँ से जा रहे हैं? अभी पंचम काल में भरत और ऐरावत क्षेत्र से मोक्ष नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ पर काल का परिवर्तन होता है। प्रथम काल से लेके 6 काल तक, अभी आगे के सूत्रों में एक एक करके आएगा वो भी वर्णन। तो यहाँ पर अभी मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से हमेशा जा सकते हैं। ये सब वर्णन आएगा। यहाँ भोग भूमियाँ होती हैं, जो पहला दूसरा तीसरा काल है वहाँ जो हमेशा कल्प वृक्ष इत्यादि भोग भूमियाँ हैं, वहाँ पर है ना भोग भूमियाँ हैं। तो वहाँ के जीवों की आयु बहुत लंबी होती है, अच्छे अच्छे भोग भोग के वहाँ पर वो अपनी आयु को पूरा करते हैं। वो अभी सब वर्णन आगे के सूत्रों में एक एक करके एक एक क्षेत्र के बारे में चर्चा की जाएगी। चलिए, आपके समझ में आ गया है इतना बहुत अच्छे से। अब हम धीरे धीरे
अगले सूत्र करेंगे और जो भी आपके प्रश्न हैं वो सब धीरे धीरे एक एक करके दूर होते चले जाएंगे। इन 7 क्षेत्रों को शास्त्रों में क्या बोला? वर्षा क्षेत्र। और अब जो अगला सूत्र आ रहा है, जो इन रेखाओं की बात कर रहे थे, उनको क्या बोला है? पर्वत। तो उन पर्वत को क्या बोला? वर्षधर पर्वत। जैसे वर्षा क्षेत्र बोला क्षेत्रों को, और पर्वत को क्या बोलते हैं? वर्षधर पर्वत। बोलिए सब लोग मिलके। हाँ, एक एक करके जो पर्वत कितने रहेंगे जम्बूद्वीप के अंदर? 6। बिल्कुल ठीक, एकदम याद हो जाना चाहिए। क्षेत्र कितने रहेंगे? 7। चलिए, तद विभाजन, कौन सा सूत्र कर रहे हैं हम? 11वें नंबर का सूत्र। तद विभाजन, तद विभाजन, संधि करी तो क्या बन गया? तद विभाजन। व नीचे आ गया। कल भी बताया था इसमें बड़ा क्या है? द या व? हाँ, ये हमेशा याद रखना है आपको, नीचे वाला बड़ा होता है। कैसे पढ़ेंगे? तद विभाजन, यानी कि तद माने उनका, विभाजन करने वाले, पूर्वापरायता, पूर्वापरायता, हिमवन महाहिमवन। कैसे लिखेंगे इसको? हिमवन, हिमवन, उसके बाद महाहिमवन, महाहिमवन, उसके साथ में क्या जोड़ दिया? निषद नील रुक्मी। निषद नील रुक्मी। यहां पर गोला नहीं लगाया तो क्या बना? रु, छोटा रू। और अगर गोला लगाते तो रू, तो क्या बना? रुक्मी। उसके बाद शिखरिणों, ये जुड़ा हुआ शब्द एक और इसमें, शिखरिणों। फिर क्या बना? वर्षधर पर्वता। चलिए इसका संधि विच्छेद करेंगे। अब यहां से क्या बना? तद। फिर क्या बना? विभाजन। फिर क्या बना? पूर्व। उसके बाद अपर, पूर्व से यहां पे अ निकाल लिया तो क्या बना? अपर। फिर क्या बना? आयता। पूर्व, अपर, आयता। फिर यहां पर देखिए आप, हिमवन यहां तक लिया, फिर महाहिमवन यहां तक लिया, उसके बाद निषद यहां से लिया, फिर नील, फिर रुक्मी, और फिर शिखरिणों, फिर वर्षधर पर्वता। कैसे पढ़ेंगे इसको? तद विभाजन, पूर्व, अपर, आयता, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिणों, वर्षधर पर्वता। अब गिन लीजिए इसको, लिख लिख एक बार पहले लिख लेंगे, फिर गिन लेंगे कितने बनते हैं पर्वत। तद विभाजन, तद विभाजन, उसके बाद क्या बना शब्द? पूर्व, अपर, आयता। संधि विच्छेद कर करके हम लिख रहे हैं जिससे अर्थ अलग अलग समझ में आए। फिर क्या बना?
हिमवन, उसके बाद महाहिमवन, उसके बाद यहाँ से न आधा इधर ले लिया और फिर बाकी न उधर चला गया, है ना। तो हलंत लग जाएगा, यहाँ पर भी हलंत लग जाएगा। फिर क्या बन गया, निषद, उसके बाद नील, फिर रुक्मी, उसके बाद शिखरिणु, उसके बाद अंत में वर्षधर, पर्वता। क्या बोलते हैं इन पर्वतों को, वर्षधर पर्वत। जो ये बीच में डिवीजन करने वाले जो क्षेत्र हैं उनको क्या बोला, पर्वत। तो कैसा बना इसका अर्थ, पिछले सूत्र में क्या था, ये क्षेत्र बता दिए तो तद लिख दिया। तो अब क्या सीरीज चलेगी, उन का विभाजन करने वाले। अब किन का, उन किसके लिए लेंगे हम, इन 7 क्षेत्रों का जो पिछले सूत्र में बताए थे, उनका। यानी अब उनका क्या होता है, जैसे हमने पहले भी बताया है कि कोई कथा चल रही है तो बार बार नाम नहीं लेंगे, पहले राम का नाम ले दिया, अब उसके बाद लिख देंगे उनका, उनका, इस तरह से वह। तो अब यहाँ क्या बना दिया, उनका, यानी कि उन 7 जो पिछले सूत्र में बताए क्षेत्रों का। विभाजन माने विभाजन करने वाले, यानी कि भाग करने वाले, विभाजन करने वाले, जिनकी वजह से ये 7 क्षेत्र बने हैं। पूर्व अपर आयता, यानी कि पूर्व माने पहले। अब पूरब, यहाँ पर पूर्व का पहले नहीं है, क्यों, क्योंकि अपर का मतलब होता है पश्चिम। अपर का अर्थ क्या होता है तो पूरब और पश्चिम लेंगे। पूर्व के 2 अर्थ आते हैं, एक आता है जो हमने पहले सूत्र में देखा था, पूर्व पूर्व परिक्षेपणों वलयाकृत है, 8वें सूत्र में कल देखा था। वहाँ पे 2 बार क्या लिख दिया, पूर्व पूर्व परिक्षेपणों, यानी कि पहले पहले के जो द्वीप समुद्र हैं उसको वलय की आकृति में, चूड़ी की आकृति में परिक्षेपणों माने घेरे हुए हैं। वहाँ पूर्व का क्या अर्थ लिया, पहले। और यहाँ पर क्योंकि अपर का मतलब होता है पश्चिम, अपर का अर्थ क्या होता है तो यहाँ अर्थ क्या लेंगे, पूरब के साथ में पश्चिम। तो एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, हमें आगे वाले के अर्थ से लेके लगाना होता है। आयत माने होता है, जैसे वर्ग होता है, कल देखा था एक राजू का, बराबर बराबर। आयत माने होता है लंबा, एक तरफ से लंबा एक तरफ से अलग उसका। तो आयत किसे बोलते हैं, हमने हिंदी में बहुत बार पढ़ा होगा जब हम मैथ पढ़ते थे, आयत। तो आयत माने लंबा, पूरब की पश्चिम की ओर लंबे। पूरब दिशा, ये कौन सा है, दक्षिण, और ये कौन सा हो गया। तो हम जो भारत का नक्शा देखते हैं, आपको याद होगा ना कि नीचे हम बोलते हैं श्रीलंका की तरफ जब जाएंगे, यानी कि केरल की तरफ, नीचे कन्याकुमारी, वो कौन से हिस्से में आते हैं, दक्षिण में। जम्मू कश्मीर ऊपर कहाँ आता है, उत्तर में। तो पूरब दिशा किधर आती है, इधर आती है। तो ऐसे ही अब ये क्या समझा रहे हैं, बिना अगर नक्शे के समझा रहे हैं आचार्य महाराज, तो सूत्रों के माध्यम से, तो इसलिए दिशाओं के हिसाब से समझा रहे हैं कि ये जो पर्वत हैं वो कैसे हैं, पूरब से पश्चिम। कोई कहेगा पश्चिम से पूर्व भी बोल सकते थे, लेकिन लिखने में जब आप शास्त्र की भाषा देखेंगे तो अधिकतर पूरब पश्चिम ही लिखने में आता है ना। जैसे दक्षिण उत्तर आता है, उत्तर दक्षिण भी आता है, तो पश्चिम पूरब भी आप लिख सकते हैं। लेकिन सूत्र में कैसे बोला है कि पूरब से लेके पश्चिम तक, यानी कि जम्मू द्वीप, पूरब से लेके पश्चिम का क्या मतलब है, पूरे कोने से लेके, ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं से हो, है ना। इस कोने से लेके इस कोने तक, पूरब से लेके पश्चिम तक। आयत माने लंबाई वाले, यानी कि फैले हुए हैं। पूरब से लेके
पश्चिम की ओर लंबे। पूर्व से पश्चिम तक लंबे हैं। कौन लंबे हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 तो है नहीं इसमें, ये तो पर्वत के लिए है। 7 कहाँ पर थे? तो आप गिन लीजिए, यहाँ हमने उदाहरण जो दिया था, रेखाएं कितनी थी? 6। तो ये ध्यान रखना है आपको, 1 2 3 4 5 6। पर्वत कितने हुए? क्षेत्र कितने हुए? 7। ऐसे ही आपको याद करना है। इस प्रकार से यहाँ पर इन्हीं नामों से क्या बन जाएंगे? पर्वत बन जाएंगे। शिखरणों को कई शास्त्रों में शिखरी वर्ड का प्रयोग किया गया है। क्या है इसके लिए? शिखरी। बाकी तो इसी प्रकार से नाम आते हैं। हिमवन को महाहिमवन, शिखरणों भी लिख सकते हैं आप, और शिखरी भी इसको लिखा जा सकता है। इन्हीं नाम वाले हैं। शिखरिणी भी लिख देते हैं, शिखरणों, शिखरणी या शिखरी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। वर्षधर पर्वत माने वर्षधर पर्वत हैं, क्षेत्रों को धारण करने वाले, यानी कि क्षेत्रों का है ना डिवीजन करने वाले वर्षधर पर्वत। पर्वतों को क्या बोलते हैं? वर्षधर पर्वत हैं। तो इसका अर्थ हम जब करेंगे, इन पर्वतों की वजह से जम्मू द्वीप के 7 भाग हुए हैं। मिटा दें इसको। आगे आपके समझ में? अर्थात क्या अर्थ निकला? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी वर्षधर पर्वत हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर लंबे हैं। और ये कैसे हैं? उन 7 क्षेत्रों का, जो जम्मू द्वीप के 7 क्षेत्र हैं, उनका विभाजन करने वाले हैं, है ना। अर्थात जम्मू द्वीप के उन 7 क्षेत्रों का विभाजन करने वाले हिमवन, महाहिमवन, उसके बाद निषद, नील, रुक्मी और शिखरणी। निषद, नील, रुक्मी और शिखरणी या शिखरी, और शिखरी लिख सकते हो आप इसको। शिखरी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये 6 क्या नाम दिया इनको? वर्षधर पर्वत हैं, जो पूरब से पश्चिम की ओर लंबे हैं। क्यों लिखना पड़ा? ये गोल नहीं है। जैसे ये जो क्षेत्र हैं, ये इनका आकार अलग तरह का बैठेगा, लेकिन पर्वत कैसे हैं? सीधे सीधे हैं। ठीक है, इधर वाले क्षेत्र का आकार इस प्रकार से बैठेगा। तो इसलिए क्या बोल दिया? जो पूरब से पश्चिम की ओर लंबे हैं। ठीक है,
इन पर्वतों के कारण जम्बू द्वीप के 6 भाग हुए हैं। है ना, ये आप नोट में लिख सकते हैं। ये तो इसका अर्थ बन गया। अब आप लिख सकते हैं इन पर्वतों के कारण जम्बू द्वीप के जो वर्षा क्षेत्र बने थे, जम्बू द्वीप के इन 7 पर्वतों के कारण, नहीं, इन 6 पर्वतों के कारण जम्बू द्वीप के 7 भाग हुए हैं। है ना, इंग्लिश वाला लिख लीजिए। हिंदी में कई लोगों की नहीं आती संख्या, ये भी इंग्लिश में लिख लीजिए आप। इन 6 पर्वतों के कारण जम्बू द्वीप के 7 भाग हुए हैं। आ गया समझ में अच्छे से आपको? ठीक है। मिटा दें ये वाला। अब आप अपने उसमें देख भी सकते हैं जो आपको चार्ट मिला हुआ है पुस्तक में कि किस प्रकार से ये क्षेत्र और भाग होते हैं। अब आगे का सूत्र कराने से पहले थोड़ा सा दोबारा से बड़े रूप में जम्बू द्वीप को बनाना पड़ेगा, तब जाके और अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि आगे के सभी सूत्रों में अभी कई सारे सूत्र आएंगे जो जम्बू द्वीप के अंदर की रचना के बारे में है। तो जब आप चार्ट अच्छे से देखेंगे, नक्शा इसका जम्बू द्वीप का, तो और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएगी। है ना, कितना समय है? ठीक है। अब थोड़ा सा गोला ये जम्बू द्वीप का बड़ा बना लेते हैं। ओके। अब इसमें जो आगे इम्पोर्टेंट बात आ रही है, अभी समझाने की दृष्टि से तो एक रेखा खींच दी थी पर्वत की, लेकिन वो रेखा जितनी नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े पर्वत हैं, उनके ये सारे नाम हैं। नीचे वाला क्या क्षेत्र बनाया हमने? क्या क्षेत्र था सबसे नीचे वाला? भरत क्षेत्र। अब ये जो रचनाएं हैं, भरत क्षेत्र के बाहर अभी लाइन तो ऐसे खींच दी है, लेकिन ये भी पर्वत है, काफ़ी बड़ा पर्वत है, इससे भी बड़े साइज का ये पूरा पर्वत है। क्या नाम है इस पर्वत का? अब कैसे चलेंगे? बीच में आ रहा है, ठीक है, नंबर से चलेंगे। उसमें भरत के बाद कौन सा आएगा पर्वत? इस तरीके से अब हमें चलना पड़ेगा। पहले वो पर्वत के नाम लिख लीजिए, ठीक है। फिर पहले क्षेत्र का नाम आएगा, क्या आया? भरत। उसके बाद पर्वत का नाम क्या आएगा? हिमवन, ठीक है। इसको दूसरी इंक से लिख देंगे। ऐसे ही भरत जैसा क्या क्षेत्र है एक यहां पर ऊपर? ऐरावत। इसके बाद में नीचे से क्या आएगा? शिखरी, यहां पर। अब हिमवन के बाद क्या आएगा? भरत के बाद क्या था पिछले सूत्र में? देखिए आप, हेमवत। भरत, हेमवत आपको अच्छे से याद करने हैं। क्षेत्र, फिर बीच में पार्टीशन करने वाला पर्वत, उसके बाद फिर क्षेत्र। ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा हो जाएगा। एक दूसरे से बड़े बड़े होते चले जाएंगे। भरत के बाद कौन सा नाम आया? हेमवत।
अब हिमवन के बाद कौन सा है? महाहिमवन। हिमवत के बाद क्या आएगा? पर्वत आएगा। ये क्षेत्र फिर पर्वत फिर क्षेत्र फिर पर्वत, इस प्रकार से चलेगा। हिमवत के बाद महाहिमवन। अब ऊपर से चलेंगे तो शिखरी के बाद क्या आएगा? ये तो कौन से हैं? पर्वत हैं। और नीचे से अगर क्षेत्रों में चलेंगे तो ऐरावत से पहले क्या था? हैरण्यवत। शिखरी से यहां पर आ जाएगा, क्या आएगा? हैरण्यवत। और शिखरी के बाद कौन सा पर्वत आएगा? रुक्मी। तो हैरण्यवत के बाद आ जाएगा रुक्मी। ये इससे भी डबल आ जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4। और ये कितने हो गए? 1 2 3 4। ये भी इतने हो गए। उसके बाद महाहिमवन के बाद हमने कौन सा देखेंगे? महाहिमवन के बाद पर्वत कौन सा है? निषद है। लेकिन हेमवत के बाद वाला क्षेत्र अब देखेंगे। भरत, हेमवत, हरि। अब क्या आएगा? हरि। क्षेत्र के बाद ऐसे चलेगा, क्षेत्र फिर पर्वत फिर क्षेत्र फिर पर्वत फिर क्षेत्र। यहां हरि के बाद पर्वत कौन सा आएगा? निषद। निषद। ठीक है। और निषद के बाद नील और रुक्मी वहां पर आ चुका था। तो अब नील से पहले क्या आएगा? निषद के बाद क्या है? भरत, हेमवत। भरत हो गया क्षेत्र, हेमवत हो गया। हरि के बाद आएगा अब विधेय क्षेत्र। यहां पर भी विधेय है। और ऊपर से चलेंगे तो उल्टा चलेंगे तो क्या आएगा? ऐरावत के बाद हेमवत था और ऐरावत के बाद हैरण्यवत था। फिर क्या है? रम्यक। यहां पर और कौन सा क्षेत्र आ गया? एक क्षेत्र कौन सा आ गया? हैरण्यवत के बाद इधर रम्यक। अब कितने हो गए आपके नीले वाले? आप देखिए, 1 2 3 4 5 6। बीच में कौन सा रह गया? अब कौन सा पर्वत रह गया? यहां पे यहां तक हो गया आपका निषद हो गया और ऊपर रुक्मी हो गया। तो कौन सा रह गया अब लास्ट में? नील। ठीक है। ऊपर से 3 आ गए, नीचे से 3 आ गए और 3 पर्वत इधर आ गए, 3 उधर आ गए। तो अब कौन सा रह गया लास्ट में? आपका रह गया नील। नील 1 2 3 यहां पर। अब इसके बाद शिखरी, रुक्मी, रम्यक के बाद एक आएगा लास्ट में इधर आपका नील। 1 2 3 4 5 6। हाँ। अब आप देखिए पर्वत कितने हैं? 6। गिनिए पर्वत वाले। 1 2 3 4 5 और ये 6। क्षेत्र कितने हैं? 1 2 फिर ये 3 फिर ये 4 5 6। और कौन सा रह गया यहाँ पर? कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। थोड़ा बनाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है तो यहाँ पर कौन सा आएगा? ये विधेय क्षेत्र। तो 7 क्षेत्र बन गए।
सबसे बीच में विधेय। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, बनाने में थोड़ा वैसा हो गया है, आप लोग ठीक से बनाइएगा कि विधेय सबसे बड़ा है, इससे ये डबल हो रहा है। अभी आगे के सूत्रों में आएगा, भरत सबसे छोटा है, उसके बाद ये डबल है, फिर ये डबल है, फिर ये डबल है, फिर ये डबल है, फिर ये डबल है, और ये इससे डबल है। विधेय सबसे बड़ा डबल हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि ये गोले जैसी संरचना है तो इसके बाद वाला इससे डबल हो सकता है क्या, ये आधा होता चला जाएगा। नील इसका आधा है, फिर ये आधा है, फिर ये आधा है, फिर ये आधा, फिर ये आधा, फिर ये आधा। तो इस प्रकार से ऐरावत और भरत बराबर के बैठेंगे। ये वाला पर्वत और ये शिखरी बराबर हो जाएंगे। हेमवत और हैरण्यवत बराबर हो जाएंगे। महाहिमवान और रुक्मी एक जैसे हो जाएंगे। हरि और रम्यक एक जैसे हो जाएंगे। निषद और नील एक जैसे संरचना में हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ तक क्या होगा, डबल होता जाएगा, उसके बाद आधा होता चला जाएगा। यानी भरत का दूना क्या है, भरत से दूना हिमवन, हिमवन से भी दूना हेमवत। ये सारे पिछले वाले से, जैसे बाहर के पर्वत थे जो द्वीप समुद्र थे, पहले वाले से दूने दूने हो रहे थे, ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, पहले वाले से दूने दूने होंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे उसमें हमारे एक राजू तक दूने दूने होते चले जा रहे थे, यहाँ दूने नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये वृत्ताकार है, ये वलयाकार नहीं है कि बाहर और सीमा बढ़े, इसको इसी सीमा में रहना है। तो ये यहाँ तक दूने होंगे और फिर कैसे होते चले जाएंगे, आधे होते चले जाएंगे। अब हम अगला सूत्र करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, 2-3 सूत्र अगले, ठीक है। यहाँ हम मिटा दें इसको, ये आप अच्छे से ज़रूर अपने हाथ से बनाइएगा। यहाँ बोर्ड में थोड़ा सा वैसा हो गया है, इसको थोड़ा और छोटा लेना था, फिर विधेय थोड़ा बड़ा बन जाता है ना। विधेय की सीमा बड़ी आएगी, ये ध्यान रखना है आपको जब आप अपने आप बनाएं। मिटा दें इधर से, लिख लिया सबने। आपको इसी प्रकार से याद करना है। जब एक साथ करेंगे तो भरत, हिमवन, हेमवत, महाहिमवान, हरि, निषद, विधेय, नील, रम्यक, रुक्मी, हैरण्यवत, शिखरी और ऐरावत। हेमार्जुन तपनीय 12वां सूत्र है। हेमार्जुन फिर तपनीय, वैडूर्य रजत हेममया, वैडूर्य रजत हेममया। अब इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा। पिछले सूत्र में किसकी बात करी थी अभी, 6 पर्वत की। कौन कौन से, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिणी। उनके लिए बता दिया कि वो पर्वत कैसे कैसे हैं। हेम बोलते हैं सोने को, गोल्ड को। तो हम लोग जरा जरा से गोल्ड के लिए इतना परेशान होते हैं, और यहाँ क्या कह दिया कि ये पूरा की पूरा पर्वत सोने का ही बना हुआ है। इतने से सोने के लिए हम पूरी क्या करते हैं, पूरी ज़िंदगी लगे रहते हैं, और यहाँ तो पूरा पर्वत सोने का है। बहुत जरा से अच्छे कर्म करेंगे तो वहाँ सोने के पर्वत पे आप ऐसे ही उड़ के जा सकते हैं, कितना भी सोना ले आओ कोई कीमत नहीं है ना। और यहाँ ऐसी परेशान है। हेम माने यहाँ पर सोना, और अर्जुन माने चांदी को अर्जुन बोलते हैं। चांदी के 2 पर्यायवाची आए हैं यहाँ पर इस सूत्र में, एक अर्जुन आया है और एक रजत। रजत माने भी क्या होता है, चांदी होता है। तपनीय
तपनीय बोलते हैं तपे हुए सोने को। जैसे जब जिस समय सुनार के आपने देखा होगा कि सोना जब बनता है तो उसको बहुत जब ईंट इत्यादि से निकाला जाता है, पत्थरों से उसको निकालते हैं तो तपाया जाता है तो एकदम लाल पीला हो जाता है। लोहा भी जब जैसे गर्म किया जाता है तो चमकदार होता है, ऐसी सोना जो तपा हुआ होता है और चमकदार होता है। तो फिर क्या बोला, तपनीय, यानी कि तपा हुआ सोना। वैडूर्य बोलते हैं नीलम को, नीलमणि, इसके लिए शब्द आया है, क्या आया है, नीलमणि। एकदम नीली जो मणि होती है बहुत ही सुंदर मणि होती है, तो कैसा है, नीलमणि वाला है। रजत माने चांदी, और हेम मया माने, हेम माने फिर से सोना, मया माने इसके बने हुए हैं। अब यहाँ पे उन्होंने पर्वत, क्षेत्र इत्यादि वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि 11वें सूत्र से कंटिन्यूस चल रहा है। तो 11वें सूत्र में 6 पर्वतों के नाम दिए थे, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिणी। और यहाँ पर भी 6 चीज आ गई, हेम, दूसरा अर्जुन, तीसरा तपनीय, चौथा वैडूर्य, फिर रजत और छठा हेम। तो इस प्रकार से मया माने इनके बने हुए हैं। ये जो पर्वत हैं पूरे के पूरे वो किसके हैं, एक एक करके, हेम, दूसरा अर्जुन, तीसरा तपनीय और चौथा वैडूर्य, उसके बाद रजत, उसके बाद हेम, फिर मया माने इनके बने हुए हैं, इनके जैसे हैं, इसी के बने हैं। हेम माने सोना, सुवर्ण, स्वर्णकार बोलते हैं ना, सुवर्ण को सोना बोलते हैं। दूसरा अर्जुन माने चांदी। फिर तपनीय का जो अर्थ लिया है कि तपे हुए सोने को तपनीय बोला जाता है, यानी कि एकदम उस समय गर्म सोना है, तपा हुआ है तो और ज़्यादा चमकदार होता है, तपे हुए सोना। तपा हुआ। उसके बाद वैडूर्य माने नीलम या नीलमणि, नीलमणि। रजत माने यहाँ पर भी चांदी के लिए ही प्रयोग किया है, और हेम माने फिर से स्वर्ण या सोना, मया माने बने हुए हैं, यानी कि इन्हीं के बने हुए हैं या इन्हीं के रंग जैसे हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। क्या अर्थ निकला इसका, अर्थात ये जो क्रम से पर्वत है, अब यहाँ पर वही क्रम हमें लगाना होगा, यानी कि हिमवन पर्वत कैसा है, हेम, सोने का। हम यहाँ पर चार्ट में बना के उसको लिख लेते हैं। उपर्युक्त पर्वत, ये जो पिछले सूत्र में पर्वत बताए थे वो क्रम से इस प्रकार से इन इन रत्नों के बने हुए हैं। अर्थात जम्मू द्वीप के सभी पर्वत क्रम से, अर्थात जो पिछले सूत्र में पर्वत बताए थे जम्मू द्वीप के, है ना, अर्थात ये पर्वत 6 पर्वत थे, क्रम से कैसे हैं, स्वर्ण, चांदी, तपे हुए सोने,
उसके बाद नीलमणि, उसके बाद चांदी और सोने, फिर से स्वर्ण, के बने हुए हैं। मया माने बने हुए हैं या उसके समान हैं। या उनके जैसे हैं। अब क्रम से आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? हेम वाला किसका है? कौन सा पर्वत था सबसे पहले? पर्वत का नाम क्या था? हिमवन किसका है? स्वर्ण का है। दूसरा वाला कौन सा था? महाहिमवन, वो किसका आ गया? चांदी का आ गया। तीसरा कौन सा आ गया? निषद, ये किसका आ गया? तपे हुए सोने का। उसके बाद निषद के बाद कौन सा है? नील आया। तो नील का नाम इसीलिए, अब आप देखिए, नील नाम इसीलिए पड़ गया नीलमणि की वजह से। उसके बाद नील के बाद क्या है? रुक्मी, वो किसका बन गया? फिर से चांदी का। और फिर अंत में आपका शिखरी, ये किसका बन गया? सोने का, स्वर्ण का। इस प्रकार से ये 6 क्या हैं? वर्षधर पर्वत हैं। ठीक है, आज की क्लास में आपका समय हो रहा है और ये फिर धीरे धीरे ये चार्ट आपको अच्छे से बना के रखना है। अब अगले की सूत्रों में चर्चाएं आएंगी कि इन पर्वतों पे कैसे कैसे नदियां हैं और कौन कौन से सरोवर हैं, कैसे देवियां इन पे रहती हैं और कैसी इनकी संरचना है, कैसे इन क्षेत्रों के भाग हैं, भरत क्षेत्र कैसा है, आदि आदि सारे क्षेत्रों के बारे में आगे के सूत्रों में बहुत अच्छे से हम चर्चाएं करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय, बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो।